Good evening, everybody. Good evening, sir. Good evening, sir. Oh, Good evening, sir. it means my voice is clear, right? Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो आज हम लोग डिटर्मिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये टॉपिक बहुत ही छोटा टॉपिक है, लाइक क्वाड्रेटिक और ट्रिगोनोमेट्री जैसे काफी इलोंगेटेड नहीं है, तो ये एक क्लास में वैसे कवर किया जा सकता है, लेकिन हो सकता है एक और क्लास हम लोग को लग जाए। लेकिन आज अगर आप लोग क्विकली अगर पकड़ लोगे कि टॉपिक में है क्या, तो आज के आज ही खत्म हो जाएगा और इवन 11th स्टैंडर्ड तक ये कवर हो जाएगा, ठीक है। ये टॉपिक कई बार ना यूज होता है, बट इसके यूजेस हम लोग अभी नहीं सीख पाएंगे, बट हम लोग डिटर्मिनेंट्स को पक्का सीख जाएंगे। सो देखिए डिटर्मिनेंट्स होता क्या है। एक मिनट रुक जाओ। हेलो ना हम क्लास के बाद जीवो। अच्छा, ठीक। देखो क्या होता है ना, इसका ओरिजिन मैं थोड़ा सा बताता हूँ, ठीक है। ओरिजिन भी थोड़ा सा समझना चाहिए हम लोग को, तभी जाके मोटिवेशन मिलता है कि पढ़ने से फायदा क्या है। तो आप लोग दो वेरिएबल इक्वेशन कभी कई बार सॉल्व किए होंगे। टू वेरिएबल इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन आपने सॉल्व किया होगा। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, है ना। ये आपके दो लीनियर इक्वेशन है। आप लोग इनको कितने तरीके से सॉल्व करते हो? 4-5 तरीके से सॉल्व करते ही होगे, है ना। और अगर नहीं जानते हो एटलीस्ट एक मेथड तो आप लोग पक्का जानते होगे, जिसमें हम लोग फर्स्ट इक्वेशन को b2 से मल्टीप्लाई कर, मतलब सेकंड इक्वेशन में जो कोएफिशिएंट उससे मल्टीप्लाई कर दिए, और फर्स्ट इक्वेशन का कोएफिशिएंट जो y का है उसको सेकंड में मल्टीप्लाई करके डिवाइड सब्ट्रैक्ट कर दिए, उससे हम लोग को x की वैल्यू मिल जाती है, ठीक है ना। इसको सॉल्व करने के ऐसे तो 4-5 मेथड है, लेकिन हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे फोकस कर रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आप लोग को पता है क्या? No, sir. Yes, sir. वेरी गुड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कुछ बच्चों को नहीं भी पता होगा या निकल गया होगा ध्यान से, है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या है कि उसमें हम लोग x के नीचे ना डिवीजन में कुछ लिखते हैं। सिमिलरली यहाँ पे -y के नीचे डिवीजन में लिखते हैं, और यहाँ पे 1 के नीचे डिवीजन में लिखते हैं, और ये डिवीजन में ना कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट होता है, राइट। सो x के नीचे हम लोग क्या लिखते हैं? x के नीचे हम लोग b1 c2 और b2 c1 लिखते हैं ना, माइनस में b1 c2 माइनस b2 c1 लिखते हैं, ठीक है। और माइनस y के नीचे क्या लिखते हैं? a1 c2 माइनस a2 c1 लिखते हैं। और 1 के नीचे क्या लिखते हैं इसी तरीके से? कोई बता सकता है? एनीबॉडी? जिसको पता हो वो हाथ खड़ा करो, रेज योर हैंड। वेरी गुड जिया। टेल क्या होगा 1 के नीचे? A1 B2 minus A2 B1 a1 b2 minus A2 B1. माइनस a2 b1, वेरी गुड, ठीक है। ये आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, और इसमें x की वैल्यू हम क्या लिखते हैं? ये डिनोमिनेटर को RHS में हम भेज देते हैं 1 के साथ, है ना।
तो उससे x मिल जाता है और हम लोग को y मिल जाता है। ठीक है, तो ये जो नंबर्स आपके आ रहे हैं, ये जो b1 c2 माइनस b2 c1, ये सब नंबर आ रहा है नीचे का डिनोमिनेटर का। ठीक है, इसी नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक मतलब न्यू तरीका है। और क्या डिटर्मिनेंट क्या है कि न्यू तरीका है नंबर को रिप्रेजेंट करने का। सो हम लोग ये b1 c2 माइनस b2 c1 नंबर को ना एक नए मेथड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसी नंबर को हम क्या कर रहे हैं, एक नए मेथड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लिखेंगे b1 b2 और c1 c2। ठीक है, अब ये जो नंबर्स है ना, इसको हमने क्या किया, इस नए मेथड में रो में और कॉलम में तब्दील कर दिया। राइट, रो और कॉलम में चेंज कर दिया गया है। ठीक है, ठीक इसी तरीके से अगर हम बाकी के नंबर्स जो अपने a1 c2 माइनस a2 c1, तो इस नंबर को अगर हम सिमिलर मेथड से रिप्रेजेंट करें तो हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं a1 a2 c1 c2। ठीक है, और अगर हम इस नंबर को रिप्रेजेंट करना चाहें a1 b2 a2 b1 को, तो इसको हम इसी मेथड में क्या लिखना पसंद करेंगे, a1 a2 और b1 b2। ठीक है, कुछ लोगों को हो सकता है कि समझ में नहीं आ रहा हो, बट मैं जस्ट क्या कर रहा हूं ना, नंबर को अपने नए तरीके से लिखने का प्रयत्न कर रहा हूं। ठीक है, यही जो नया मेथड है, नए अरेंजमेंट जो है, नए स्ट्रक्चर जो है, इसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट्स कहते हैं। ठीक है, ये आपका डिटर्मिनेंट हो गया, फिर ये डिटर्मिनेंट हो गया, ये डिटर्मिनेंट हो गया। ठीक है, इसमें आपके रो और कॉलम है। सो यहाँ पे 2 रो और 2 कॉलम है, तो मैं क्या करता हूँ ना, सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को अब थोड़ा बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स। सबको क्लियर हुआ कि ये एक नया तरीका नंबर को रिप्रेजेंट करने का? यस सर। हाँ Yes. सर। ठीक है, सो सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट क्या होता है कि हम लोग 4 नंबर को 2 रो और 2 कॉलम में अरेंज करते हैं। ठीक है, a11 a12 a21 और a22। ये देखो 4 नंबर है। ठीक है, इसको हम लोग रो और कॉलम में अरेंज किए हैं। रो और कॉलम है क्या, तो हॉरिजॉन्टली जो प्लेस्ड नंबर होंगे, हॉरिजॉन्टली अलाइंड नंबर जो होंगे, है ना, इसको हम लोग रो कहते हैं कि दिस इज वन ऑफ द रो। फिर आपका ये सेकेंड रो हो गया। रो हमेशा टॉप से बॉटम की तरह काउंट करा जाएगा। ठीक है, सो हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, रो नंबर 1, रो नंबर 2। ठीक है, और इसी डिटर्मिनेंट में अगर हम वर्टिकल अलाइंड नंबर की बात करें, a11 a12 a21 और a22। ठीक है, तो यहाँ पे वर्टिकल अलाइंड जो नंबर होंगे इनको हम लोग कॉलम्स कहते हैं। ये कॉलम हो गया, कॉलम नंबर 1, और ये आपका हो गया कॉलम नंबर 2। तो हम क्या कर रहे हैं, सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट क्या है, एक 4 नंबर का स्ट्रक्चर है इन, एंड स्ट्रक्चर इज सच दैट 4 numbers are arranged in 2 row and 2 column giving a square structure। ठीक है, ये स्क्वायर स्ट्रक्चर में अरेंज किया जाता है। क्लियर, तो ये सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का स्ट्रक्चर हो गया।
और डिटर्मिनेंट है क्या, बेसिकली एक नंबर है ना, सो मैं इस नंबर की वैल्यू अब लिखने जा रहा हूं। अगर ये मेरा डिटर्मिनेंट है A11, A12, A21 और A22, ठीक है। तो ये डिटर्मिनेंट की जो भी वैल्यू है, इसको लिखने का तरीका क्या है ना, कि हम लोग यहाँ पे प्रिंसिपल डायगोनल डिफाइन करते हैं। देखो ये जो डायगोनल है, ठीक है, इसको प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ द डिटर्मिनेंट कहते हैं। सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, प्रिंसिपल डायगोनल। बिल्कुल एग्जांपल से एक्सप्लेन किया जाएगा, पहले थ्योरी तो कंप्लीट होने दो, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो इसको हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं, मतलब A11 और A22 जो है, ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, इसकी वैल्यू लिखने का तरीका क्या, कि प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग जो एलिमेंट्स है इनका प्रोडक्ट लिखो। A11 A22 माइनस नॉन प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग जो एलिमेंट है उनका प्रोडक्ट A21 या A12 भी लिख सकते हो, A12 प्रोडक्ट में तो आगे पीछे हम लोग कर सकते हैं। तो यही इसका वैल्यू है, ठीक है। मतलब सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट अगर लिखा जाता है तो आप इस तरीके से इसका वैल्यू इवेल्युएट कर सकते हो, बराबर। अब यहाँ पे आप लोग को ये कंफ्यूजन हो रहा है कि ये 11 12 ये सब कर क्या रहा है ना। तो ये 11 12 ये सब जो है ना, ये नोमेनक्लेचर का एक हिस्सा है। मतलब एलिमेंट को मैं इस तरह से नेम कर रहा हूँ कि आप एलिमेंट को देख करके बता सकते हो कि वो किस रो और किस कॉलम में है, ठीक है। तो देखो थोड़ा उसका इंपॉर्टेंस हम लोग देख लेते हैं पहले। जैसे 11 है, तो यहाँ पे AIJ कभी भी लिखा हुआ रहेगा ना, तो इसका मतलब क्या है कि ith रो एंड सेकेंड वाला जो लेटर है वो कॉलम डिनोट करता है, jth कॉलम। मतलब ये कौन सा एलिमेंट है, ith रो और jth कॉलम का एलिमेंट है। जैसे यहाँ पे 21 है, तो इसका मतलब हुआ कि सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम हुआ ना। A21 क्या है, सेकेंड रो में, देखो 1 2 सेकेंड रो में है, और कॉलम नंबर अगर देखे तो देखो ये 1 में है। तो इस तरह से हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये सेकेंड रो और कॉलम नंबर 1 का एलिमेंट है। अगर हम 22 की बात करेंगे तो इसका मतलब हुआ कि सेकेंड रो में है और कॉलम भी सेकेंड में है। इस तरह से नोमेनक्लेचर किया गया, इसलिए इस ये क्या एक तरह का रोल नंबर चिपकाया गया इनको, समझ गया, रोल नंबर या बेंच नंबर जो भी कह लो, ये सीट नंबर इनको दिया गया है। तो इससे घबराना नहीं है। अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करेंगे, ठीक है, कि डिटर्मिनेंट इवेल्युएशन ही हमारा मेन मकसद है। थ्योरी अपनी जगह पर है। इवेल्युएट 2 - 1 5 -2, जो नंबर मन करे ना वो नंबर हम लिख सकते हैं। इसको इवेल्युएट करनी है, ठीक है। तो इवेल्युएट करने का तरीका देखो यहाँ पे बताया गया कि आपको क्या करना, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ पे प्रिंसिपल डायगोनल जो होता है वो फिक्स स्ट्रक्चर में है, मतलब जो दिखाया गया ना उसी को प्रिंसिपल डायगोनल कहेंगे, किसी और को नहीं। सो यहाँ पे प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग कौन है, 2 और -2 है। सो दोनों की प्रोडक्ट कितनी हो गई, 2 -4 -2 -4 है ना। और एक फार्मूला से माइनस -4 है, फार्मूला से एक माइनस लिखना पहले, ठीक है, माइनस। और उसके बाद नॉन प्रिंसिपल डायगोनल पे जो एलिमेंट है ना उसका प्रोडक्ट लिखना 5 × -1। सो सी व्हाट इज द वैल्यू यू आर गेटिंग, 1. 1 -4 -4। और ये माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, +5। 5। सो इसका वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। दैट्स इट, यही है सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, समझ गए। मतलब आपको यस तरीका सर। याद रखना है सिर्फ। एक और मैं डिटर्मिनेंट लिख रहा हूँ, उसकी वैल्यू बताइएगा आप लोग।
बताओ तो इसका वैल्यू क्या होगा इस डिटर्मिनेंट का? cos theta square plus sin theta square. 1. एंड दैट इज इक्वल टू 1. 1. 1. वेरी गुड, है ना? दिस इज cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ट्रिगोनोमेट्री से हम लोग जानते हैं कि ये किसके बराबर है? 1 के। समझ गए? तो कई बार हम लोग को ना ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं, देखो इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, इसी को मैं डिफरेंट एंगल से प्रपोज कर रहा हूं। शो दैट डिटर्मिनेंट value is independent of theta. इसका मतलब क्या हुआ? थीटा की वैल्यू हम कुछ भी रख लेना, इसका वैल्यू एक कॉमन क्वांटिटी आएगा, समझ गया? वो थीटा पे डिपेंड नहीं करेगा, इसीलिए कहा गया कि इसको शो करना इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। तो आप देख रहे हो ऊपर ऊपर का स्ट्रक्चर में आपको क्या मिल रहा था? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मिल रहा था ना, और हम लोग आइडेंटिटी, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा करके लिख सकते हैं कि इसकी वैल्यू 1 के इक्वल है, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। तो करना कुछ नहीं, इसी तरह का जो डिटर्मिनेंट होगा ना, उसका वैल्यू हमेशा कोई कांस्टेंट आ जाएगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। समझ गए? Yes sir. हाँ सर. तो तुम लोग ट्रिगोनोमेट्री वगैरह पढ़ चुके हो ना? हाँ सर. वेरी गुड। The value of determinant cos a plus b sin a plus b cos, यहाँ पे माइनस साइन a minus b and cos a minus b is independent of which of the following? ऑप्शन दिया हुआ है, A only, B only, both A and B, and D none. Very good, Sagar.
रिकैलकुलेट करो कुछ बच्चे, अथर्व, कविता, क्षितिजा, वेरी गुड अथर्व, वेरी गुड जानवी। आइए, है ना, अब डिस्कस करना पड़ेगा इसको, क्योंकि बाकी बच्चों का हाथ अटक चुका है। सर 1 मिनट। ओके, वी विल वेट फॉर यू। Done, sir. डन, व्हाट यू गॉट? बी। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, है ना, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं क्या आता है इसके आंसर के पास। cos a plus b sin a plus b minus sin a minus b cos a minus b। So along principal diagonal आपका cos a plus b cos a minus b है, और नॉन प्रिंसिपल डायगोनल के अलॉन्ग क्या है, माइनस माइनस ओवरऑल प्लस हो जाएगा। ठीक है, मैं प्लस में इसको लिख रहा हूं। Am I right? Yes. अब देखो, आप लोग को आइडेंटिटी शायद याद होगा, अगर इसका नाम हम लोग कैपिटल एक्स रख ले, a प्लस बी को कैपिटल एक्स का है, तो ये cos x हुआ। अगर इसको हम लोग कैपिटल y नाम रखे तो ये कैपिटल cos y हुआ। एंड सिमिलरली sin x इंटू sin y हुआ। cos x cos y प्लस sin x sin y, ये एक ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी है, राइट, है ना। Cos x minus y. cos x minus y, वेरी नाइस। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ये cos a plus b which is x minus y, a minus b, and you can see that you are getting cos 2b। a नहीं है आपके RHS में, there is no a। इसका मतलब हम a का वैल्यू कुछ भी रख ले, इसका वैल्यू मिलेगा cos 2b ही, तो ये इंडिपेंडेंट a से हुआ ना। हम लोग क्या लिखेंगे, इंडिपेंडेंट ऑफ a only, it's not independent of b, it depends on b। ठीक है, और बोथ हो नहीं सकता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, सिर्फ a पे इंडिपेंडेंट हो गया।
देखो एक और क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, समझ में आया सबको? Yes, sir. वेरी गुड। if determinant on left hand side is equal to determinant on right hand side, then x is equal to option number A 6, B plus minus 6 minus C, 6 and D 0. सर 6 आएगा। Okay, think a bit more. Sir, B option. Very good. Yes, sir. B option. सर बी ऑप्शन है। ऑप्शन बी होगा, राइट? वेरी गुड। तो इसमें क्या था, हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ पे भी सिंप्लीफाई कर लेंगे, देन एक्स सॉल्व करेंगे। ये नहीं कि इसको मैच करना है, इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू क्या हो सकता है, आइडेंटिकल हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस 36 और यहाँ पे मिल गया 36 माइनस 36, माइनस वाला माइनस से कैंसिल आउट और एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 6, हेंस बी ऑप्शन। हम लोग क्या लिखेंगे, डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स कैन हैव आइडेंटिकल वैल्यू। डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स can have identical value, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में ऐसा सच कुछ है नहीं। अब हम लोग थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट देखते हैं कि थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट क्या होता है और कैसे काम करता है वो। थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट जो था उसमें 4 एलिमेंट्स थे, है ना, और उसमें 2 रो और 2 कॉलम थे। उसी डेफिनेशन को एक्सटेंड किया जाए तो थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट कैसा दिखाई पड़ेगा आपको, 3 रोज और 3 कॉलम्स, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो यहाँ पे देखो 9 नंबर्स को अरेंज किया गया 3 रोज और 3 कॉलम्स में। अब ये जो डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू क्या होती है, तो इसका मतलब इसको भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना, एक्सपैंड करना पड़ेगा। एक्सपैंड करने का सबसे बेहतरीन उपाय जो है देखो कैसा है, यहाँ पे प्लस रख लो, यहाँ पे माइनस रख लो और यहाँ पे प्लस लिख लो सिर्फ। ये ऐसा आप समझ सकते हो कि चार्ज है इनका, ठीक है, चार्ज। अब लिखो यहाँ पे A11 के आगे प्लस है तो उसको हिडन रखेंगे, इनटू एक यहाँ पे ब्लैंक डिटर्मिनेंट छोटा सा लेंगे सेकेंड ऑर्डर का, ठीक है।
अभी इसको ब्लैंक रखेंगे, इसमें क्या एलिमेंट आएगा उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। माइनस के साथ A12 और एक छोटा डिटर्मिनेंट सेकेंड ऑर्डर का, और प्लस के साथ A13 और एक छोटा डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब ये जो डिटर्मिनेंट्स हैं इसको माइनर्स कहते हैं, ये माइनर्स है। माइनर ऑफ A11, इस डिटर्मिनेंट को माइनर ऑफ A12 लिखते हैं, और इस डिटर्मिनेंट को माइनर ऑफ A13 लिखते हैं। ठीक है, अब ये माइनर डिटर्मिनेंट जो है ये ओरिजिनल थर्ड ऑर्डर है, बट माइनर कितने ऑर्डर का? सेकेंड ऑर्डर का। माइनर क्या है बेसिकली? सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, और ये माइनर लिखने का तरीका होता है। ठीक है, सो माइनर लिखने का तरीका क्या है ना, उस पर चलते हैं थोड़ा सा। राइटिंग माइनर्स, देखिए क्या है इसमें, रूल क्या है? एलिमिनेट से अच्छा वर्ड होगा रिमूव। रिमूव all elements in the rows, रोज लिखना नहीं चाहिए, रो लिखना चाहिए ना, in the row and the column of the element। मतलब जिस एलिमेंट का माइनर आप लिखना चाहते हो ना, उसके रो में और कॉलम में जितने एलिमेंट है सबको हटा डालो। ठीक है, बाकी आपका रिमेनिंग 4 एलिमेंट्स in order form minor। देखिए क्या कह रहा, ध्यान से सुनोगे। मैं दोनों स्टेप को 3 बार करने जा रहा हूं, मेरे पास 3 जगह है। हम लोग A11 के बारे में काम कर रहे हैं ना, A11 को लेकर के चल रहे हैं। तो A11 का माइनर लिखने के लिए क्या कर रहा है? रिमूव ऑल द एलिमेंट्स इन द रो एंड कॉलम ऑफ द एलिमेंट। इस एलिमेंट का जो रो और कॉलम है उसमें जितने एलिमेंट है ना उसको रिमूव कर दो। सो ये पूरा का पूरा रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और यहां भी पूरा का पूरा रिमूव हो जाएगा। सो बचा क्या तुम्हारे पास? A22, A23, A32 और A33, यही ना बचा। तो इनको ना इसी ऑर्डर में यहां से कट करके यहाँ पे पेस्ट कर दो, तो ये आपका इसका माइनर तैयार हो जाएगा। ठीक है, सो A11 का माइनर कौन हो गया? A22, A22, A23, A32 और A33। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं? A12 का माइनर लिखना चाहते हैं। तो A12 के रो और कॉलम में कौन कौन है? A12 के कॉलम में आपका कौन सा आ रहा है? ये सारे एलिमेंट आ रहे हैं, इनको रिमूव कर दिया हमने। बचा क्या? A21, A23, A31,
और A33, यही सब बचे ना, इनको यहाँ पे लिख दो। ठीक है, इसी एलिमेंट को लिख देना है। तो इस एलिमेंट को हम लोग लिख रहे हैं A21, A23, A31, A33। ठीक है, अब देखो A13 के लिए अगर हम काम करेंगे तो फिर से वही काम करना है हम लोग को। A13 के लिए, A13 के लिए कौन कौन से एलिमेंट जाएगा, कौन सा कॉलम हटाना होगा? लास्ट वन। लास्ट कॉलम, थर्ड कॉलम, रो फर्स्ट। सो बच गई ये 4 एलिमेंट, इनको अरेंज कर देंगे हम लोग। यहाँ पे आ गया आपका A21, A22, A31 एंड A32। अब सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना आप लोग जानते हो ना, ये जो रूल ऊपर बताया गया था वो सिर्फ और सिर्फ आपको थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का इवैल्यूएशन के लिए बताया गया था, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर बहुत ही रेयरली मिलता है। समझ गया? सो सेकेंड ऑर्डर का यूज है थर्ड ऑर्डर को एक्सपैंड करना। और अपने सिलेबस में इवन तुम आईआईटी का भी कोर्स करोगे 11th-12th में, तो आपको ज्यादा से ज्यादा आपको फोर्थ ऑर्डर मिलेगा। फोर्थ भी रेयर होता है, मैक्सिमम आपको थर्ड ऑर्डर मिलता रहेगा, मैक्सिमम चांसेस है। ठीक है, सो थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट को एक्सपैंड करना एकदम अच्छे से समझ जाओ। ये आपको क्या करना है, लेफ्ट कॉर्नर से प्लस लेना है, फिर सेकंड एलिमेंट को माइनस और फिर प्लस। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस एलिमेंट का साइन के साथ लिखना और प्रोडक्ट में लेना उसका माइनर, है ना। एलिमेंट का साइन के साथ लिखना, साइंड एलिमेंट अलोंग विथ माइनर इन इट्स प्रोडक्ट। इस तरह से जब हम समेशन करेंगे तो ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमें मिल जाएगा। सो हम एक डिटर्मिनेंट लिख रहे हैं और उसका इवैल्यूएशन करेंगे। ठीक है, रैंडम हमने एक डिटर्मिनेंट लिया है और इसको इवैल्यूएट करना है। ठीक है, सो इसका इवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, जिस तरह से रूल हम लोग को बताया गया ना उसी रूल पर हम लोग चलेंगे। यहाँ पे प्लस लिखना है, यहाँ पे माइनस लिखना और यहाँ पे प्लस लिखना है। तो इसका एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, प्लस तो हिडन है, तो हम लोग लिखेंगे 1 इंटू सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट विच इज माइनर टू 1। सो 1 का माइनर में क्या क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, 0 1 0 1 और -2 और 3, 3। राइट। यस। वेरी गुड। उसके बाद क्या लिखना होगा, एक फार्मूला से ना माइनस लिखना होगा, तो मैं माइनस लिख दिया फार्मूला से। और यहाँ पे इस एलिमेंट को लिखना, राइट, -(-1), राइट। यस। और फिर आपका माइनर डिटर्मिनेंट लिखना है, -3 2 1 and 3. -3, राइट। Yes. -3 1 2 3। और उसके बाद क्या आ जाएगा, फार्मूला से प्लस आ जाएगा और इस पे तो 2 ही है, सो 2 इंटू इसका माइनर डिटर्मिनेंट है -3 0 2 -2। वेरी गुड। 21 और अब इसको इवेल्युएट कर लेंगे। सो यहाँ पे इवेल्युएशन क्या होगा, फर्स्ट डिटर्मिनेंट 1 into 0 plus 2। 1 इंटू 0 प्लस 2। अच्छा, वो डायरेक्ट तुम बता रहे हो, हाँ। ये 0 और यहाँ पे +2, वेरी गुड। और यहाँ पे हो जाएगा +1 इंटू into 9 minus 2। -2 और यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 6 और -0। और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम लोग, ये तो हो गया 2, ये हो गया
11 और यहाँ पे हो गया आपका 12। सो वैल्यू कितनी आ गई? 3. 3 आ गई। ठीक है, बहुत अच्छा, समझ गया ना? तो यही है आपका थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। एक और डिटर्मिनेंट मैं देता हूं, आप लोग थोड़ा ट्राई करो। देखो इसका वैल्यू क्या आता है। Done, sir. वेरी गुड जिया। सागर काफी बड़ा मिस्टेक तुमसे हुआ होगा कैलकुलेशन में, देखो फिर से। बहुत अच्छा वलारी।
श्लोक, आपसे भी काफी अच्छा मिस्टेक हुआ है। प्लस माइनस अच्छे से लगाओ, समझे, ये सॉल्व हो जाएगा। देखिए देखिए, यहाँ पे प्लस लिखना है, यहाँ पे माइनस लिखनी है, और यहाँ पे अगेन प्लस लिखना है। ठीक है, तो 1 के करस्पॉन्डिंग हम लोग इसका माइनर डिटर्मिनेंट लिखेंगे। माइनर डिटर्मिनेंट में क्या आ जाएगा, 4, 6, 16 और 14। उसके बाद आपका 2 के साथ क्या माइनस लगा हुआ, सो -2 माइनर डिटर्मिनेंट 2, 6, 18, 14, 2, 6, 18, 14। उसके बाद आपका 3 के साथ प्लस लगा हुआ है, सो 3 के साथ 2, 4, 18, 16. 2, 4, 18 और 16। वेरी गुड। 16. अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 इंटू 14 56 ना, 1 into और 56 ये minus 90. 96 होती है, 96. और -2 इंटू ये 28 होता है ना, 28 minus 10. 20 minus 108. 108। और यहाँ पे कितना आ जाता है, 3 इंटू 32 minus 72. 2 माइनस 72। सब तो 0 0 वाला नंबर आ गया। ये कितना आ गया, -40। Minus 40 और ये आपका आ plus जाएगा 60 प्लस plus 160 160, और ये 120 आना चाहिए माइनस में, minus 1. हाँ सर. तो ये आपका 0 हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट भी आपको एक्सपेंड करके इवेल्युएट करना होता है। अच्छा, आप लोग को मॉड्यूल दिया गया डिटरमिनेंट का, नहीं सर. डिटरमिनेंट sir. की मॉड्यूल आप लोग को दी गई है? नो सर। No sir. तो फिर मैं ही कुछ 2-4 डिटरमिनेंट दे देता हूँ, आप लोग घर से करके लाना, है ना। मैं इस पीडीएफ में डिटरमिनेंट्स के कुछ क्वेश्चन अटैच कर दूंगा, और आप लोग ये पीडीएफ में सेंड कर दूंगा, मैम सेंड कर देगी आप लोग को ग्रुप पे। ठीक है, तो आप लोग वहां से कर लेना। फिलहाल एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, उसको आप लोग इवेल्युएट करो। Done. 5 आ रहा।
दो लोगों का सेम ऑप्शन आ रहा है। और दो ऑप्शन और हमें मिले हैं, एक -1 मिला है, शायद 1 है, -1 और -5। एक ऐसा करते हैं ना, डी में नन ऑफ दीज लगा देते हैं, अगर सबसे मिस्टेक हुआ होगा तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो देखिए, यहाँ पे प्लस लगानी है, माइनस लगानी है, प्लस लगानी है। सो 2 इंटू 0 और ये माइनस माइनस प्लस 5, तो -5 हो जाएगा। उसके बाद माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, और 1 का माइनस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो जाएगा 0, और -3 +3। उसके बाद -2 आ गया, और इसके माइनस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो जाएगा -6। सो नाउ इवेल्युएट द वैल्यू। ये हो गया -10, ये हो गया आपका 3, और ये हो गया प्लस में 12 इक्वल टू 5। 5 इज राइट आंसर। वेरी गुड जिया एंड वलारी। ये RADNYEE, राडनी, पता नहीं क्या क्या नाम है। जानवी, आप लोग थोड़ा, है ना, मैं होमवर्क में दे दूंगा, उसको आप लोग करना, समझ गया, प्रैक्टिस करना उसकी आंसर। Yes, sir. That -5 I took as +5 by mistake. माइनस क्या क्या बोल रही हो? Sir, that -10. Sorry, I took it as +10. +10, and these two value as minus. No, sir. 3 and 12 I took right, Mhm. but 10 I found. Then you should have got 25 now. Yes, sir. Some mistakes have done. I'll see हाँ, that. एनीवे, है ना, तो आप लोग होमवर्क ट्राई करना। आज की क्लास का में इतना ही है। नेक्स्ट क्लास शायद आप लोग का फिजिक्स का क्लास है ना, Yes, sir. तो इसमें 9th और 10th दोनों के बच्चे हैं? No, sir. सिर्फ 9th के। सिर्फ 9th के हैं? हाँ, sir. ओके, हैव अ नाइस डे।